हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इन्फीटीक्यू के ऊपर। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हर्ष मोहन सर, जिन्होंने इन्फीटीक्यू क्रैक करा है। तो वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है लास्ट 10 डेज में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा सर, कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। और तो मैं चाहूँगा कि Hello. आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें। Yeah, sure. Hello guys. मेरा नाम हर्षमान अग्रवाल है and I am a senior undergraduate pursuing bachelor's in technology from computer science from PSIT कानपुर. मैं एक कोडर हूँ. Along with that, I am a machine learning enthusiast and a web developer as well. ओके। तो सर अभी आपकी जो करंटली जॉब चल रही है इन्फोसिस में, उसके हम्म. बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? अभी तो यार मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है यही पावर प्रोग्रामर की. तो और तो कुछ खास नहीं, भी भाई उसके कोर्सेज एंड ऑल चल रहा है. तो आज सच अभी ओके। प्रोजेक्ट नहीं मिला है, लेकिन अभी ट्रेनिंग पीरियड है. ओके। तो अब इन्फीटीक्यू की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट 10 डेज ही रह गए हैं हाँ हाँ. पेपर में। 6 फेब से स्टार्ट हो हम्म. जाएगा ये, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इन्फीटीक्यू के लिए, मतलब कि ये टॉपिक्स या ऐसा कुछ कि ये पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा करके कुछ। यार देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में तो मेनली डीबीएमएस आना ही चाहिए. नो डाउट अबाउट दैट. प्लस डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज जो तुम चूज कर रहे हो. मतलब पाइथन या जावा, दो ऑप्शन होते हैं. प्लस जो प्रोग्रामिंग सेक्शन होता है उसमें आई गेस कोई वो एडवांटेज राउंड में कोई ऐसा चॉइस नहीं होती है. वो किसी भी लैंग्वेज में तुम कोड कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली इन दोनों में ही करो, क्योंकि जब तुम इनके लिए पढ़ ही रहे हो तो बेटर कि ऐसे इंप्लीमेंट कर लो. तो बेसिक तो यही दो चीजें चाहिए होती हैं. एंड अगर तुम किसी लैंग्वेज परचेज कर रहे हो तो उसके बेसिक्स तो ऑब्वियसली आने ही चाहिए. तो जो कोड स्निपेट्स वगैरह हैं वो उससे हो ही जाते हैं. आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करी थी अपने टाइम पे? यार मेरे टाइम पे पाइथन थी. कॉलेज वाले पाइथन करा रहे थे, मैंने भी कर लिया. अच्छा, मतलब सब पाइथन ही कर रहे थे, हम्म. आपने पाइथन ले लिया। यार ठीक है। पाइथन क्या ही बताए, बस चल रही थी, चल गई. ओके। और जैसा कि आपने बताया कि डीबीएमएस काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। हाँ. तो अगर किसी का जैसे प्रोग्रामिंग सेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो क्या डीबीएमएस उसको कवर कर सकता है, या ऐसा होता है कि दोनों में बराबर बराबर निकालना चाहिए? नहीं देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो उसका एग्जाम होता है उसका कट ऑफ एज सच कोई डिस्क्लोज करते नहीं है. तो तुम्हें आने तो दोनों चाहिए. प्लस डीबीएमएस एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हर फील्ड, मतलब अगर तुम जाओगे प्रोफेशनली भी तो तुम्हें डीबीएमएस रिक्वायरमेंट होती ही होती है. इंटरव्यूज में भी दोनों से पूछा जाता है. डीबीएमएस भी और तुम्हारा प्रोग्रामिंग भी, दोनों का इक्वल वेटेज होता है. ऐसा नहीं है कि तुम अगर एक कर रहे हो तो दूसरा बिल्कुल ही छोड़ दिया है. थोड़ा बहुत अगर एक बहुत अच्छे से आता है, एक थोड़ा कम भी आता है, चलता है. लेकिन ये नहीं है कि एक बिल्कुल ही नहीं आता और दूसरा बहुत अच्छे से आता तो चल जाएगा, तो नहीं होगा. तो इंटरव्यू भी नहीं क्रैक होगा और ये भी नहीं निकल सकता ऑब्वियसली. और जैसे कि अब लास्ट 10 डेज बचे हैं, ठीक है, मैंने हम्म. पहले भी कहा था, तो ऐसे क्या मतलब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें तो ज़रूर लास्ट 10 डेज में करो, जो थोड़ा एसेंशियल हो हर किसी के लिए। या देखो, जो मेन चीज होती है वो तो यही कि बेसिक्स तो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत जो माइन्यूट माइन्यूट से चीजें होती हैं जो कि ओवरलुक इंसान अक्सर कर जाता है. उस पे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है. सिंटैक्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए. प्लस जो तुम्हारे कोड्स हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं काफी अच्छे लेवल के आते हैं. फॉर एग्जांपल, जो अगर तुम कंपेयर करोगे तो इन्फिनिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस, और कोई कंपनी सेम क्वेश्चंस इस लेवल पे कभी नहीं पूछती है. मतलब उसका कोई अगर बहुत अच्छी कंपनी पूछेगी तो वो इस लेवल क्वेश्चन पूछती है. काफी डिसेंट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिस काफी चाहिए होती है. Okay. और जैसे कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने टाइम पे, तो आपको हम्म. क्या चैलेंजेस आए थे, कि थोड़ी एंग्जाइटी हो रही या है, देखो, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रहा है उस हाँ, टाइप का? डर तो लगता ही है. लेकिन जो मेन चीज थी यार वो था टाइम मैनेजमेंट. एक तो उस टाइम पे हो जाता है, कितना भी करो, ऊपर से सब वो लॉकडाउन वाला सीन. तो उस चक्कर में और सबकी बैंड बजी थी, सबके टाइम शेड्यूल्स अप एंड डाउन लगे हुए थे.
तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत इश्यू आया था। प्लस अक्सर यार मोटिवेशन की बहुत कमी पड़ती है, बहुत होता है, सबके साथ होता होगा कि मोटिवेशन चला जाता है बीच में कि क्यों कर रहे हैं, क्या ही फ़ायदा है? लेकिन फिर वही है ना, अपने आप को मनाना पड़ता है। तो यही मेन चीज़ें हैं, बाकी तो अब अगर तुम लोग अच्छे फ्रेंड्स के साथ हो तो तुम्हारी पॉज़िटिविटी अपने आप बनी रहेगी, वरना तुम्हें अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। तो बैचमेट्स की आपने बात कर दी है, तो उस वो सवाल से पहले एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी थी जो आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स ना करें? चाहे वो पूरे 1 यार साल में हो या 10 डेज़ की हो, पूरे प्रिपरेशन में? मिस्टेक मैंने एक तो यार पहले राउंड को बहुत लाइटली लिया था। लिटरली बहुत लाइटली लिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था ना कि फर्स्ट राउंड जब मैंने दिया, तो मेरी आँखें एक तरीके से खुल गई थी कि मुझे ऐसे पता चला कि भाई लेवल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा हल्के में ले गया। वो निकल गया था, मतलब ऑल्दो इतना भी खराब नहीं गया था। हाँ, उसमें भी डिसेंट स्कोर हुआ था। बाद में यार डिस्कस करके पता चल जाता है किस टाइप का स्कोर आया है। वो तो पता चल गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी, तब पता चला कि यार बहुत लेट स्टार्ट किया प्लस बहुत कम प्रैक्टिस करी थी, तो यही मेन चीज़ें थी जो कि समझ आई थी फर्स्ट राउंड के बाद। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो 10 डेज़ में बच्चे ना करें? तो यार देखो 10 डेज़ में ना, टाइम तो 10 डेज़ टू बी वेरी फ्रैंक बहुत कम है। अब तुम्हें बस जो भी तैयारी कर रहे हो, उसको बस मैं यही कहूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं है, निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर देखो निकलना होगा निकल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निकल जाता है, बस तुम अपना 100% दो, बाकी तो ठीक है। नहीं निकला तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस प्रैक्टिस करते रहो, सोचो नहीं ज़्यादा। ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जिस पे मतलब बेसिकली इन्फी-टीक्यू के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हो? कोई ऐसा मतलब चाहे देखो कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म चले स्पेसिफिक गया या प्लेटफ़ॉर्म तो कोई नहीं है। स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म तो कोई नहीं है जिसमें तुम कोडिंग प्रैक्टिस कर सको। बाकी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो कोडशेफ के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लो, कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस लगा लो। ये नहीं कि तुम अब स्टार्टिंग लेवल के लगा रहे हो, जैसे कोडशेफ के तुमने सीडीई टाइप के लगा लो। इस टाइप के जो अच्छी रेटिंग्स वाले वो लगाओ, क्योंकि ईज़ी क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने पहले भी बोला है। तो अच्छे लेवल के ही लगाने पड़ेंगे इसीलिए। हैकर रैंक वगैरह से हार्डली कोई क्वेश्चन आएगा, तो इट्स ऑफ नो यूज़। और कोई मतलब ऐसा कोर्स या ऐसा कोई मैनुअल जो आपने फ़ॉलो किया हो या कोई प्लेलिस्ट यूट्यूब वगैरह से? यार प्लेलिस्ट तो नहीं, मैंने यार बुक भी नहीं कहूँगा। बेसिकली मेरे साथ ये होता था कि जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक अगर मैं ग्राफ कर रहा हूँ, ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन में फँसे, सपोज़ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कर रहा है, उसका कोई वेरिएशन फँसा, तो फिर मैं उस टॉपिक को पूरा रिवाइज़ करता था, फिर उसका क्वेश्चन दोबारा लगाता। इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई क्वेश्चन फँसा है तो मैं सिर्फ़ उस क्वेश्चन के हिसाब से देख के फिर आगे बढ़ जाऊँ, मैं ये नहीं करता था। मेरी पर्सनल अप्रोच यही थी कि उस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो। हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई हो तो दोबारा याद आ जाए। ऐसे मैं करता ओ था। आपने अभी अपने बैचमेट्स की बात करी थी कि अगर फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं है तो चेंज कर लेना चाहिए। उस पे थोड़ा-सा आपका कैसा था या और देखो, कैसा होना चाहिए? यार आइडियल तो कोई नहीं है। आइडियल फ्रेंड सर्किल कोई नहीं होता है। हर किसी के में अच्छे भी दोस्त होते हैं, तुमसे नीचे वाले भी होंगे। अब ये तो कोई नहीं कहता कि दोस्ती देख के बनाओ कि ग्रेड्स क्या हैं, वो तो मज़ाक की बात थी। लेकिन हाँ, अच्छे फ्रेंड्स इन द सेंस कि जो ये ना हो कि तुम पढ़ रहे हो तो तुमसे कहे कि नहीं ना पढ़ो, मेरे साथ चलो घूमने। हर टाइम ये ना करे। कभी-कभार की बात अलग होती है कि फ्री हो तो चलो चल सकते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन हम मोटिवेट करें, साथ में तुम लोग काम कर रहे हो, कि जैसे अगर तुम कर रहे हो तो तुम सामने वाले को बोलो वो भी करे साथ में, यार उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हम लोग का ग्रुप था, तो हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम हम लोग ने इतने कॉन्टेस्ट साथ में दिए थे कि क्या बताऊँ, हमारे कॉलेज में लेट क्लासेस होती थी। तो कई बार 7-7:30 पे हम लोग ओवर होता था और 8-8:30 पे कोड फोर्सेस के राउंड्स होते थे। तो वो करने के लिए हम लोग जो भागते थे, उसका एडवेंचर जो होता था, वो उसका मज़ा ही अलग होता था, कि जो हॉस्टलर्स हैं, वो जा रहे हैं तुरंत भाग के मेस जा रहे हैं। मैं डे स्कॉलर, तो मुझे घर आना होता था, तो जल्दी-जल्दी घर आ रहे हैं, आते ही सीधे कोड फोर्सेस देने लगे। तो वो सब चीज़ों का यार ग्रुप में बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, पॉज़िटिविटी बनी रहती है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए फ्रेंड जी, सर्कल तो अच्छा होना ही चाहिए। आई होप ये वीडियो वो भी देखें, आपका पूरा फ्रेंड सर्कल।
ओके, फ्रेंड तो सर्कल मेरा की जो बात अगला ही करें सवाल तो है तुम्हारी लास्ट वीडियो में जो तुम्हारे गेस्ट थे वो भी उसका एक पार्ट थे। हाँ, आयुषी मैम, राइट? हाँ जी। हाँ, ओके। तो जब आपका प्लेसमेंट सीज़न चल रहा था, तो आपका एक डेली रूटीन क्या था कि हाँ, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, ऐसा कुछ था? कोई स्पेशल पैटर्न या यार ऐसा कुछ? देखो मैं बड़ा चिल टाइप का बंदा हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ों पे मतलब वो मैं दिमाग को बहुत फ्री रखना पसंद करता हूँ। तो मेरा ये था कि जैसे अगर आज मेरा कोई इंटरव्यू है या फिर मेरा कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, उस दिन मैं सुबह से कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ़ चिल करता हूँ। बाकी दिन उठते थे, प्रैक्टिस वगैरह करी, फिर थोड़ा बहुत इधर-उधर गए, क्लासेस तो अटेंड नहीं करते थे, जॉइन करके छोड़ देते थे ऑब्वियसली। ऑनलाइन चल रही थी तो कुछ करने का वो होता नहीं था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बातचीत करी, घूमे-फिरे, फिर कोडिंग करी एंड सो ऑन चलता था। ये नहीं होता था कि कोई फिक्स टाइम है या कुछ है। हाँ, राउंड्स होते थे तो राउंड्स सिंसियरली देते थे, उसके अलावा प्रैक्टिस का कोई टाइम नहीं था। क्वेश्चन्स पे ध्यान देते रहते थे। ऐसा होता था कई बार क्वेश्चन में फँसे हैं, रात में भी आ गया दिमाग में कि इसका एक ये अप्रोच हो सकती है। रात में 1-1 बजे कर रहे हैं, तो कोई वो फिक्स नहीं था टाइम। ओके, बस डेडिकेशन थी कि हाँ, करना है, करना है। हाँ, बस करना है तो वो करना है, फिर अगर क्वेश्चन बैठ गया जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक चैन नहीं पड़ता है, वो वाला चीज़ ओके, है, बस। तो ये तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो गई। अब हम अगर पेपर के बारे में हुँ, बात करें, जो पेपर आता है, तो हाँ। उसमें जैसे कि कितने क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लें, तो एक होता है कि हाँ यार, एक डिसेंट स्कोर हम स्कोर कर सकते हैं। देखो जनरली जो फर्स्ट राउंड होता है उसका स्कोर तो डिक्लेयर नहीं करते, ना कट ऑफ डिक्लेयर करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज माना जाता है कि अगर तुम 75 के अप्रॉक्स स्कोर कर देते हो, तो तुम्हारा श्योर शॉट है कि तुम्हारा हो ही जाएगा। बेटर है अगर 70 है तो हाँ, पॉसिबिलिटी काफ़ी होती है निकलने की, लेकिन प्रेफर्ड ये होता है कि तुम 75 तक रखो। 70 प्लस तो रखना ही चाहिए। 75 इज़ श्योर शॉट कि हो जाएगा, ये रहता है। बाकी वो डिस्क्लोज़ नहीं करते तो उसका कोई वो नहीं है। सेकंड राउंड जो मेरे टाइम पे होता तब उसमें था कि 65% होता है क्राइटेरिया, तो वो सेकंड राउंड के लिए था। इस बार तो शायद पैटर्न चेंज भी हुआ है। हाँ, अब तो मतलब पैटर्न थोड़ा थोड़े चेंज हुए हैं, वो अपडेट हो जाएगा हाँ, जल्दी। वही चीज़ है। और जैसे कि जो क्वेश्चंस आए थे, हुँ, ठीक है, हुँ। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन थे? मतलब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे क्या कि मुझे जैसे एरे से आना ही आना है, स्टैक से आना ही आना है, लिंक्ड लिस्ट से या आना ही देखो आना जो है? कोडिंग वाले हैं उसमें एक ग्राफ का तो आता ही आता था, जो एडवांटेज राउंड होता है लास्ट वाला, तो उसमें एक तो ग्राफ का आता ही आता है फॉर श्योर है। प्लस इसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रीज़ से आ सकते हैं, एरे मैनिपुलेशन आता है, प्लस उसके बाद हैश मैप से भी आ सकता है। इन 3 में से कोई भी रैंडम पेयर उठा के आ जाते हैं, ऐसा होता है। और बाकी एक आध कुछ कभी-कभी अगर लक बहुत अच्छा है, तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड भी आ सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं होता है कि जनरल फ़ॉर्मूला है बहुत। मतलब अगर तुम्हें थोड़ी बहुत मैथ्स में इंटरेस्ट है, तुमने थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा है या फिर तुम ज़्यादा करते रहते हो, अगर तुम सीएफ वगैरह लगाते हो तो उसमें तुम्हें पता होगा कि जनरली फ़ॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो उस टाइप के फ़ॉर्मूला बेस्ड कभी-कभी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं इनफीडीक्यू में, हुँ, हुँ। वेदर इट बी ऑफ डीबीएमएस, एमसी कोडिंग, एमसीक्यू या प्रोग्रामिंग, हुँ, तो एक हाँ। क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या किस टाइप की अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करें? देखो, क्वेश्चन जो इसमें पूछते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा स्टोरी बना रहे हैं। जो तुम्हारे कोडिंग वाले होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत तो स्टोरी होती है क्योंकि ओवरव्यू देना होता है उसको। बाकी जो आते हैं कोड स्निपेट्स वगैरह, वो डायरेक्टली होते हैं टू द पॉइंट। उसमें कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता है। डीबीएमएस वाले होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेरीज़ होती हैं। तुम्हें क्वेरीज़ लिखनी भी हो सकती हैं या फिर तुम्हें ऑप्शंस होंगे, तो तुम्हें गेस करनी है। तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी तुम बता सकते हो कौन-सी क्वेरी सही आएगी, कौन-सी नहीं आएगी। ये भी होता है, प्लस तुम्हें सिंटैक्सेस का आइडिया होना चाहिए कि थोड़ा बहुत भी चेंज कर देंगे तो तुम्हारा ऑब्वियसली ऑप्शन वो रॉन्ग होगा ना। तो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। बाकी तो ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि कट टू कट चलता है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, कोई इश्यू नहीं होता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। बस थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे मान लीजिए आपका कोई टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल हुँ, हुँ। कोई सा भी टॉपिक, जैसे ओके, प्रोग्रामिंग में मान लीजिए एरे आपका स्ट्रांग है और उसका क्वेश्चन अगर ठीक है। पेपर में फंस गया, हाँ, तो उसको कैसे टैकल करना है? ठीक है। क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि जो टॉपिक हमारा स्ट्रांग होता है, फिर वो उसका उसका क्वेश्चन नहीं हो पाता है, तो हम हाँ, डिमोटिवेट, बहुत, तो उसे बहुत कैसे? होता है। देखो
उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो जो बेस्ट ट्रिक होती है, अगर तुम्हें दिख रहा है कि इसमें कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम लग रहा है या फिर तुमने किस टाइप का क्वेश्चन लगाया है, वो अप्रोच करो। अब अगर तुम इसमें ये गलती हमेशा लोग करते हैं कि 100% के लिए जाते हैं कि 100% हो जाए, 100% हो जाए, कि क्वेश्चन पूरा सारे टेस्ट कैसे चले, तो उसके बदले ये कर सकते हो कि तुमने अटेम्प्ट किया, तुमने 2 ट्राई दिए, 3 ट्राई दिए, तुम्हारा 75% चल गया, उसमें परसेंटेज में मार्क्स आता है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरा चलेगा तभी हो गया, वो स्टेप मार्किंग होती है, डिपेंडिंग ऑन कितने टेस्ट कैसे चले। तो अगर तुम्हारा 75% चल गया है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी पढ़ो, ट्राई करो, उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि बाकी नहीं होंगे या फिर बाकी तुमने और ट्राई कर लिए एंड तुम्हें स्टिल लग रहा है कि तुम उसको 100 कर सकते हो, तब उस पे वापस आके और उस पे टाइम दो। स्टार्टिंग में पूरा टाइम उस पे दे दोगे, तो तुम्हारे बाकी बिल्कुल नहीं होंगे, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक की वजह से तुम्हारा निकल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ओके। टाइम डिवाइड, अगर दो का एक का तुमने 60 कर लिया, दूसरे का 70 कर लिया, तो निकल जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आती है। जो आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आउटपुट गेस करना होता है, हम्म। वो कैसे वो कैसे टैकल करें, मतलब उस पे कैसे वर्क कर सकते हैं? यार आउटपुट वाले में तो सिंपल है, पेन एंड पेपर, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर तुम्हें फ्लो समझ आता है, अगर तुम तुम्हें दिखना चाहिए कि तुम्हारा कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुम विजुअलाइज ये कर पाओ कि मतलब, जैसे ये नहीं है कि तुम्हें अगर क्वेश्चन मिला तो जनरली लोग क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अगर मल्टीपल क्लासेस है तो ऊपर से पढ़ रहे हो, नहीं वो गलत है, क्यों करना फालतू में, सारे फंक्शन रीड करने का कोई सेंस नहीं है ना। तुम्हें स्टार्ट मेन से ही करना है, या फिर जो तुम्हारी कॉलिंग ऑब्जेक्ट है तुम्हें वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, तो हमेशा वहां स्पेसिफिक पॉइंट पे जाओ, वहां से स्टार्ट करो, तुम्हें फिर वापस ऊपर जाना ही पड़ेगा, तो तुम डबल टाइम दे के अपना टाइम वेस्ट ही करते हो। मेरा तो यही मानना है कि जैसे अगर क्वेश्चन दिया है, तो तुम्हें पता है कि स्टार्ट एग्जीक्यूशन या तो मेन से होगा, या फिर जो तुम्हारी लास्ट क्लास है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बने हैं, कॉल हो रहे हैं, वहां से स्टार्ट होगा। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फ्रॉम द अप, गो फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट्स, वो ट्रू। टाइम सेव भी करता है और जल्दी भी हो जाता और बेसिकली एसक्यूएल जो होता है, एसक्यूएल क्वेरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है। वो का मतलब हम थोड़ा कम ध्यान नहीं देते हैं उन पे, वो छूट जाते हैं। तो वो कहाँ से प्रिपेयर करें और कैसे पेपर में करें, उस पे थोड़ा सा। देखो, प्रिपेयर करने के लिए हैकर रैंक पे एसक्यूएल कर सकते हो, उस पे एसक्यूएल क्वेरीज काफी सारी है और उससे प्रैक्टिस हो जाएंगी। बाकी इसकी जो इनपीटी के प्लेटफॉर्म पे है वो भी कर लो, तो उससे तुम्हारा इससे ज्यादा आइडिया, मतलब जितने भी टॉपिक है सारे ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाते हैं। बाकी अब प्रैक्टिस की बात है, तो तुम्हें ये नहीं है कि तुम अगर 100 क्वेश्चन निकालो तो भी गारंटी कि सारे तुम कर ही लोगे। तुम्हें उसके लिए थोड़ा बहुत अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। दिमाग लगाना एज़ इन कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप की क्वेरी पूछी जाएगी तो कहाँ पे तुम्हें वेयर क्लॉज यूज़ करना है, कहाँ पे जॉइन यूज़ करना है, किस टाइप का जॉइन है। इन सब का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। कई बार ऑप्शंस में होता है कि इनर जॉइन, आउटर जॉइन, या फिर राइट और लेफ्ट दोनों जॉइन्स दिए होते हैं एंड तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो तुम्हें ये बात क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि अगर 2 टेबल्स हैं तो किस टाइप का जॉइन लगना है, कहाँ पे लगना है, कहाँ नहीं लग सकता है, वो सब चीज़ें। और मैं चाहूंगा कि आप एक अपना रफ अमाउंट ऑफ पैकेज यहाँ पे बता दो मेरे ऑडियंस को, ताकि वो थोड़ी मोटिवेट हो जाए इसके लिए। यार देखो, अराउंड 7 टू 8 एलपीए। ओके। और कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसी टिप जो आप मेरी ऑडियंस को देना चाहोगे कि हाँ यार ऐसा तो करना? स्पेसिफिक इन्फिनिटी के लिए? इन्फीडीक्यू के लिए, पूरे प्लेसमेंट सीजन के लिए। या देखो, पूरे प्लेसमेंट सीजन के लिए तो बस यही है, ज्यादा इस बात पे देखो, मेरा ये मानना है कि कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन होता है एजुकेशन के मामले में, एकेडमिक्स के लिए। जब बात आती है तुम्हारे करियर की ना, तो कंपटीशन दूसरों से नहीं होता है, ना करना चाहिए। तुम्हें पहले ये देखना चाहिए कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी क्या स्टैंडिंग है। तुम्हें नहीं पता कि जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसने क्या क्या कोर्सेज कर रखे हैं, क्या क्या चीजें पढ़ रखी है। हर कोई नहीं बताता, ऑनेस्टली कोई नहीं बताता है। अकेडमिक्स के लिए तुम्हें पता है क्योंकि स्पेसिफिक कोर्स है, तुम्हें उतना करना ही करना है। तो अगर तुमने उतना पूरा कर लिया तो तुम कम्पीट कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीजें, तो उसमें तुम्हारा कंपटीशन कुछ नहीं है। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हें अगर ये चीज करनी है, तुम्हें इस फील्ड में जाना है, तो तुम उसके लिए पढ़ो यार। अगर तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो तुम्हें उस फील्ड की सारी चीजें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
तुम उसके हिसाब से काम करोगे। अगर तुम्हारे साथ कोई है वो वेब डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, तो दोनों का कोई कंपैरिज़न नहीं हो सकता ना। दोनों डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, तुम कैसे कंपैरिज़न कर लोगे? बस यही है, कंपैरिज़न में ना पड़ो, अपना फ़ोकस करो, जिस फ़ील्ड में जाना है उस पे मेहनत करो एंड सब बढ़िया से होगा। बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, बहुत टाइम के लिए आती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो सारे मेरे खत्म हो गए हैं और अब अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस प्लस लाइक कमेंट शेयर के लिए आप ही अपील कर दो मेरी ऑडियंस में। यार देखो, इंटरव्यू तो मस्त था, मुझे बड़ी मज़ा आई एंड अगर आप लोग को भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो सबके साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो एंड भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू सो मच सर। अरे! तो यहाँ पे हम अपना थैंक यू। वीडियो हम एंड कर रहे हैं। यहाँ पे अपना वीडियो हम एंड कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना। अगर कुछ और डाउट हो, मैं इंस्टाग्राम हैंडल सर के भी शेयर कर दूंगा, तो अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और खैर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े होंगे, वहाँ पे भी कोई डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो। प्लस तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।